नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज़ादी के बाद पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी और जिसकी वजह से पूरा देश आज भी उस गलती की सज़ा भुगत रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था और उसके बारे में उनकी राय क्या थी ये दस्तावेज़ों में दर्ज है। वो आरएसएस को एक तरह से देश विरोधी संगठन मानते थे, देश में अस्थिरता फैलाने, हिंसा फैलाने, नफरत फैलाने, विभाजन फैलाने का दोषी मानते थे और उनकी नज़र में इस तरह के संगठनों को स्वतंत्र भारत में रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब जानते हुए, ये सब दर्ज कराते हुए इतिहास में और स्पष्ट रूप से बड़ा कड़ा निर्णय लेते हुए, कड़ा स्टैंड लेते हुए आरएसएस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन अगर वो उस समय जब शर्तों के आधार पर आरएसएस से प्रतिबंध हटाया जा रहा था और ये शर्त उस पर लगाई गई थी कि वो राजनीति में दाखिल नहीं होगा, हालांकि बाद में वो जनसंघ के ज़रिए राजनीति में दाखिल हो गया, उसने परोक्ष रूप से एक संगठन बना लिया और कहने को वो राजनीति में नहीं था, लेकिन जनसंघ के ज़रिए वो खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहा था। बहरहाल, तो सरदार पटेल से ये सबसे बड़ी गलती हुई कि उस समय इस संगठन को उन्हें फोर्स करना चाहिए था कि वो रजिस्टर करवाए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, निगरानी रखी जा सके, वो किस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, किन गतिविधियों में लिप्त है, इन सब पर निगरानी रखने के लिए ज़रूरी था कि वो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उसको फोर्स किया जाता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मामले में चूक गए और उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री भी ये चूक करते रहे, चाहे वो पंडित नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बैन लगाया था आरएसएस पर, उन्होंने भी ये गलती की। उसके बाद फिर 1991 में भी ये गलती हुई, जब 92 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद आरएसएस पर एक और बार प्रतिबंध लगा, तो तब भी नरसिम्हा राव से भी चूक हो गई और तब से लगातार चूक होती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी चूक हुई। अटल बिहारी वाजपेयी तो खैर आरएसएस पर क्या ये शर्त लगाते या क्यों वो फोर्स करते, वो तो खैर उसी संगठन के थे। लेकिन उसके पहले देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, इन तमाम संगठनों ने, तमाम दलों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और ये संगठन रजिस्ट्रेशन न करवाकर खुद अपनी गतिविधियों को अंधेरे में रखकर, छिपाकर अपने आप का विस्तार करता रहा और नतीजा हमारे सामने है। ये सारी भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का सवाल उठ रहा है। अगर आरएसएस कह रहा है कि दुनिया भर में सबसे बड़ा वो गैर सरकारी संगठन है और ख़ुद प्रधानमंत्री भी लाल किले से ये कह चुके हैं, उसकी तारीफ़ कर चुके हैं इस संगठन की, तो फिर इस संगठन को रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या दिक्कत है? 100 साल से ये संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, एक कानूनी आड़ लेकर कि कानून में इंडिविजुअल्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है और आरएसएस ने अपने आप को इंडिविजुअल्स का संगठन बना दिया है। ये दावा किया है कि उसके लाखों सदस्य हैं, लेकिन वो एक बड़ा स्वयंसेवी संगठन भी है, लेकिन वो संगठन पंजीकृत नहीं है। वो अपने आप को एनजीओ के रूप में नहीं मानते हैं और इसीलिए किसी कानूनी इकाई के रूप में खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्यों नहीं करवाया? आखिरकार रजिस्टर करवाने में आरएसएस को, मोहन भागवत को क्या समस्या है? क्यों वो रजिस्ट्रेशन से भागते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो इसलिए ज़रूरी है कि इस संगठन को पूरी तरह से
इस पर नज़र रखी जा सके, निगरानी रखी जा सके कि वो संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी फंडिंग में जो वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो खर्च कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ट्रांसपेरेंट वे में सामने आनी चाहिए। बिल्कुल एक जवाबदेही होनी चाहिए इतने बड़े संगठन की, जो जिससे निकलकर नेता प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पूरा सरकार बन रही है, तमाम राज्यों की सरकारें बन रही हैं और पूरे सत्ता तंत्र पर, पूरी व्यवस्था पर उसका एक तरह से कब्जा हो रहा है। तो ये जो संगठन है ये अंधेरे में रहकर अपनी गतिविधियों पर पर्दा डालकर क्या कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि आरएसएस से जुड़े तकरीबन 2500 संगठन इस देश में हैं। आरएसएस इसको स्वीकार नहीं करता है, 250, 300, 350 संगठनों की बात करता है, लेकिन 2500 संगठन अगर इस आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर या दूसरे तरह की आइडेंटिटी गढ़कर कुछ काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं। इस तरह के ढांचे में आमतौर पर कोई आपराधिक संगठन काम करते हैं, कोई गिरोह काम करते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके काम करने का ढंग बाहर जाए, या वो जिस तरह से पैसे कलेक्ट करते हैं या जहां खर्च करते हैं उसका पता किसी को चले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरएसएस के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। आरएसएस कहता है कि हम तो गुरु दक्षिणा जो हमारे सदस्य देते हैं या हमारे समर्थक देते हैं उससे हमारा संगठन चल रहा है। पता तो चले ये गुरु दक्षिणा देने वाले कौन लोग हैं जो इतने बड़े संगठन को, उस संगठन से जुड़े इतने सारे संगठनों को चला रहे हैं। ये पैसा वैध है या अवैध है, ये काला धन तो नहीं आ रहा है, ये हवाला का पैसा तो नहीं है, भ्रष्टाचार से पैसा तो नहीं आ रहा है, कहीं धन उगाही से तो पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि बीजेपी किस तरह से धन वसूली कर रही है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए भी पता चला, और जिस तरह से प्रोजेक्ट ठेके देकर वो पैसा वसूल रही है लोगों से, इसके भी प्रमाण सामने आ चुके हैं। तो उससे निकला एक राजनीतिक दल अगर इस तरह की टैक्टिक्स में, इस तरह के तौर तरीकों में इन्वॉल्व है तो बहुत मुमकिन है कि आरएसएस भी ये काम कर रहा हो, आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक भी इस काम में लगे हों, या इस संगठन का अपना इतना दबाव हो कि वो इस तरह से पैसा इकट्ठा करने में सक्षम हो। इतने देश भर में स्कूल चला रहा है ये संगठन, देश भर में जाने क्या क्या गतिविधियां चलाता रहता है, जाने कितने तथाकथित सामाजिक कार्य करता है, सांस्कृतिक उत्थान के कार्य करता है, इसके प्रचारक देश भर में घूमते रहते हैं। तो ये पैसा इन तमाम गतिविधियों के लिए कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा है, ये अथाह धन आखिरकार कहाँ से आ रहा है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसमें कुछ दूसरे तरह के स्वार्थ लिप्त हैं, इस तरह के स्वार्थ भी हो सकते हैं कि आरएसएस को फंड करके वो राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी बड़ी खतरनाक बात है। फिर इस संगठन के ज़रिए अगर कई ऐसे संगठनों को फंड किया जा रहा है जो हिंसा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं या जो नफरत फैलाते हैं, जैसे गौरक्षा से जुड़े बहुत सारे संगठन हैं जो जब तक मॉब लिंचिंग करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, कुछ लॉ जिहाद के नाम पर हिंसा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां करते हैं जो कि गैर कानूनी गतिविधियां हैं, लेकिन उनको संरक्षण मिलता है आरएसएस और आरएसएस से जुड़े लोग जो सत्ता और सरकारों में पहुंच गए हैं, या जो जुडिशरी में हैं, या जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं। तो ये जो पूरा तंत्र है, ये कैसे लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार ये संगठन क्या कर रहा है, ये छिपे हुए रूप में ये तमाम तरह की गतिविधियां कैसे चला रहा है। तो
अब देखिए कि आरएसएस का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। कितनी हैरत की बात है कि एक संगठन, इतना बड़ा संगठन जिसके बारे में प्रधानमंत्री सबसे कहते हैं सबसे बड़ा एनजीओ है, ऐसे बिना पैसे के तो एनजीओ बन नहीं जाते हैं, ना ही बिना पैसे के एनजीओ चल पाते हैं। तो ये एनजीओ इतना बड़ा एनजीओ है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं, उसका कोई खाता नहीं है, उसकी मेंबरशिप का कोई रजिस्टर नहीं है। और ये सब गोलमाल इसलिए रखा गया है ताकि कभी अगर फंसें तो हम कह दें कि वो तो फलां आदमी है, वो तो हमारे संगठन का हिस्सा ही नहीं है। जैसे नाथूराम गोडसे के बारे में आरएसएस ने उसको डिसोन कर दिया था, क्योंकि ये गोडसे उनके भाई कह रहे हैं कि वो आरएसएस का सदस्य था। तमाम जो साक्ष्य वो कहते हैं कि वो आरएसएस का मेंबर था जब उसने गांधी की हत्या की थी, लेकिन आरएसएस ने उसको डिसोन कर दिया क्योंकि इससे उसकी बदनामी हो रही थी। अब ये बहुत सारे संगठन जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो इस तरह की गतिविधियों में फंसेंगे तो आरएसएस तो हाथ झाड़ लेगा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही एजेंडा है उनका। लेकिन ये इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन बना के उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया है कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हम तो पवित्र सांस्कृतिक संगठन हैं, हम कोई इस तरह की गतिविधि में संलग्न नहीं हैं। जबकि आज़ादी के बाद जितने भी दंगे हुए हैं, सब जगह अधिकांश 99% जगहों पर आरएसएस की संलिप्तता देखी गई है। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो मूवमेंट चलाया गया राम मंदिर का, उसमें जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली तो जहाँ जहाँ से वो यात्रा गुजरी वहाँ वहाँ दंगे हुए, वहाँ वहाँ लोग मारे गए। आडवाणी आरएसएस से निकले हुए थे, बीजेपी आरएसएस, उनको मना करने दीजिए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस एक हैं, दोनों उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वहीं से ट्रेंड होकर लोग यहाँ आते हैं, वही विचारधारा, वही एजेंडा, वही काम करने का ढर्रा, ये सब एक जैसा चल रहा है। अब इसके एक और पहलू पर आप ध्यान दीजिए, फंडिंग से जुड़ी। ये जो आरएसएस है, वो अभी हाल में एक खबर आई थी कि अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए उसने एक कंपनी को हायर किया था, और वो जो वहाँ की कंपनी थी बहुत ही नामी और बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था स्क्वायर पैटर्न बॉक्स। और ये कंपनी मतलब बहुत नामी कंपनी है, तो ये जाहिर है कि बहुत ज़्यादा धन भी लेती होगी लॉबिंग के लिए। तो ये धन आरएसएस कैसे दे रहा था? क्या ये फेरा के कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा होगा? आरएसएस कैसे उन तक पैसा पहुंचा रहा होगा? एक जो कानूनी तरीका है कि फेरा के ज़रिए पहुंचाना चाहिए, तो क्या ये हवाला के ज़रिए वहाँ पैसा जा रहा है? कैसे जा रहा है? ये आरएसएस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। आरएसएस ने ये खंडन भी नहीं किया कि उसने किसी एक फर्म को, अमेरिकी फर्म को हायर किया हुआ इसके लिए, ये भी नहीं बताया। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों, दुनिया भर में उसके जो संगठन फैले हुए हैं, अमेरिका में भी एचएसएस फैला हुआ है, वो वहाँ आरएसएस का ही एक ब्रांच है, और जो दूसरे हिंदू संगठन हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो दुनिया भर में इस तरह के आरएसएस के संगठन फैले हुए हैं, और दुनिया भर में फैलने का मकसद भी एक होगा। कहने को हिंदू एकता, हिंदू संस्कृति है, लेकिन ये एक नेटवर्किंग है जो कई तरह से काम कर सकती है। जब इसमें पारदर्शिता नहीं है, जब इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो संदेह तो उठेंगे, और संदेह को कम करने का एक ही तरीका है कि इस संगठन को रजिस्टर करने के लिए बाध्य किया जाए। अगर संगठन रजिस्टर होगा तो उसे सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और फिर वो इनकम टैक्स वगैरह के दायरे में भी आएगा, और उसका पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी साफ हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो बीजेपी पैसा इकट्ठा करती रही है, ठीक है, आज 11 साल से वो सत्ता में है, उसके
अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज़्यादा जमा हो गया है। लेकिन उसके पहले जब वो सत्ता में नहीं थी तब पैसा कहाँ से आ रहा था उसकी राजनीति के लिए? क्या बीजेपी को आरएसएस फंड कर रहा था? आरएसएस फंड इकट्ठा करके बीजेपी को चला रहा था? ये जो चीज़ है कि जो फंड इकट्ठा करना और फिर उसका चुनाव में बीजेपी की मदद करना, उसको उसके ज़रिए हेल्प करना, ये भी साफ होना चाहिए। ये भी छिपे तौर पर हो रहा होगा। तो आशंकाएं बहुत सारी खड़ी होती हैं। कई तरह के संगठन कई भूमिका में, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कुछ हिंसा कर रहे हैं, कुछ नफरत फैला रहे हैं, कुछ दंगे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और ये संगठन अपनी इमेज को इस तरह से दिखाता है कि हम तो सांस्कृतिक संगठन हैं, हम तो एक सामाजिक कार्य करने वाले संगठन हैं। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यही है कि ये संगठन दबे छुपे ढंग से काम कर रहा है। अपनी जो तौर तरीके हैं उनको उजागर नहीं करता है, चाहे वो पैसे का इकट्ठा करना है, चाहे खर्च करना है, किन संगठनों को कैसे वो पैसा दे रहा है, बीजेपी को किस तरह से मदद कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए इस संगठन के बारे में, क्योंकि ये अब उस हद तक पहुंच गया है जहां पर इस देश के लोकतंत्र को पलट सके, इस देश के संविधान को पलट सके, इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर सके। ये खतरा लोकतंत्र के लिए आरएसएस से पैदा हो गया है। आरएसएस की सरकार है और उसके आप अगर तौर तरीके देख लें, रंग ढंग देख लें, उसने जो अभी तक 11 साल में काम किए हैं उससे अगर आप अंदाज़ लगा लें तो साफ होता है कि उसका एक तय रास्ता है और वो आरएसएस से तय किया गया रास्ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस के बारे में एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ चीज़ें देश के सामने रखी जाएं, वो रजिस्टर हो, उसके अकाउंट की जांच हो, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए, ऐसी व्यवस्था बननी ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि ये सरकार ये व्यवस्था नहीं बनने देगी, क्योंकि इसी व्यवस्था से वो यहाँ तक पहुँची है और इस व्यवस्था को बनाए रखकर ही वो बने रह सकती है। लेकिन ये सबक है कि जब कभी कोई सरकार बदले तो उसे सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य करे, और अगर वो तैयार नहीं होता है तो उसको फिर प्रतिबंधित भी करने का हौसला और हिम्मत दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।